नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि हमें पीएचडी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान रहे, पीएचडी तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है, लेकिन मुख्यतः वही विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं, उनको पीएचडी करना चाहिए जो कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अब लेक्चरर की पोस्ट तो खत्म हो गई है, अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और बीच में एसोसिएट प्रोफेसर, ये 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर। इसके ऊपर अगर आप पहुंचते हैं तो ये बहुत उत्तम स्थान है। भारतवर्ष में बहुत कम लोग इस प्रकार के पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो मुख्य विषय पे आए कि पीएचडी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पीएचडी की तैयारी आप जहां से शुरू करते हैं यहां से नहीं हो सकती है, और जो लोग वहां से तैयारी शुरू करते हैं वो पीएचडी तो करते हैं, लेकिन वो क्या है मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं। ध्यान रखिए, आज अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आज से तैयारी कीजिए पीएचडी की। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका लक्ष्य ये है कि आपको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो आज से इस चीज की तैयारी आप भी शुरू कर सकते हैं। और जिनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको आज वीडियो देख रहे हैं तो आज से ये तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये तैयारी क्या है, पहले इसको समझें हम। देखिए, अध्यापक की सबसे बड़ी शक्ति है उसका अध्ययन। आप जितना अधिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, आपने जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आप उतना ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। अध्यापन कार्य में ये सबसे पहली शर्त है। मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों से कहता हूं, सभी विद्यार्थी नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 विद्यार्थी जो अच्छे हैं वो मेरी इस बात को मानते हैं और उन्होंने इस चीज को किया है। उनमें एक मेरी पुत्री भी है। मैं ये कहता हूं कि आपकी ये जवाबदारी है कि आप प्रति सप्ताह 1 पुस्तक पढ़ें और उसके बारे में 2 पेज कम से कम लिखें। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी से इस चीज की शुरुआत कर देते हैं, आप कहेंगे पुस्तक कहां मिलेगी। आजकल सब कुछ नेट पे उपलब्ध है, किसी भी पुस्तक को आप सर्च कर लीजिए। एक बार आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पुस्तक मुझे पढ़नी है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आपके कोर्स से संबंधित हो, लेकिन हमारी समस्या तो क्या है कि हम अगर बीए कर रहे हैं और संस्कृत से बीए कर रहे हैं और उसमें भी हमारे कोर्स में यही है, तो हमें सिर्फ इतना नहीं, उसमें भी जो आईएमपी है वही पढ़ना है। तो भैया आप पीएचडी मत कीजिए, क्योंकि आप कर भी लेंगे तो आप कॉलेज में विद्यार्थियों का बहुत भला करने वाले नहीं है। तो मैं सभी उन विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूं जो इस लाइन में आगे आना चाहते हैं कि उनको चाहिए कि प्रति सप्ताह कोई भी 1 पुस्तक उठाएं और उसको पूरा करें। भास के 13 नाटक हैं, 13 नाटक आपने पढ़े होने चाहिए। भाई 1-1 सप्ताह का समय दे रहा हूं, 1 दिन में 1 नाटक पूरा किया जा सकता है। 1 दिन में उसके बारे में आप लिख सकते हैं। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखें, तो आप समझ लीजिए क्या क्या लिखना है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसका कथानक क्या है, यानी उसकी स्टोरी क्या है, उस स्टोरी की मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हैं, 2 चीजें ये होनी चाहिए। उसके पात्रों के नाम क्या हैं और आपको इसमें से कौन सा पात्र अच्छा लगा, इसका मुख्य रस क्या है, और इस रचनाकार ने अगर इस कार्य को किया है तो आपको किस रूप में प्रभावित किया है। ये 5 चीजें अगर आप हमेशा लिखते रहें, हर रचना के बारे में लिख लें, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जिस दिन आप पीएचडी करना चाहेंगे ना, उस दिन सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपके पास सब कुछ पहले से अंदर से तैयार होगा। तो एक ये कार्य हर विद्यार्थी को करना चाहिए कि प्रति सप्ताह कम से कम 1 पुस्तक का अध्ययन उसको अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैं प्रति सप्ताह जब कह रहा हूं तो आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। आप जब ये निर्णय लेंगे ना, तभी ये काम कर पाएंगे। ये काम ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन हम ये सोच लेते ये नहीं हो सकता है, वो तो नहीं ही हो सकता है। लेकिन जिस दिन हम ये सोचते हैं कि ये अवश्य हम करेंगे, तब वो कार्य हो पाता है। थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल संभव है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब संस्कृत की पुस्तकें ही पढ़िए। आप जिस प्रदेश में हैं, जैसे मैं गुजरात में हूं तो गुजराती भाषा का साहित्य है। अगर मैं राजस्थान में हूं तो राजस्थानी जो साहित्य है। अगर मैं
उत्तर प्रदेश में हूं तो अवधी है, ब्रज साहित्य है, इस सब के ऊपर मुझे अपना कार्य करते रहना, हमें पढ़ते रहना चाहिए। किसी भी साहित्य की पुस्तक पढ़िए, आप किसी भी भाषा में हैं, शेक्सपियर के ट्रांसलेशंस मिल जाएंगे, आप उनके नाटकों को पढ़िए, उनके बारे में जानिए। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जब आप इस प्रक्रिया में से निकलते हैं तो आप एक श्रेष्ठ प्रोफेसर बनने के अधिकारी बनते हैं। चलिए, ये तो मेरी आपसे गुजारिश कहिए, या जो आप पूछते हैं बार बार, उसके लिए मेरा ये निवेदन है आपसे कि ये कार्य हर उस विद्यार्थी को करना चाहिए जो अध्यापक बनना चाहता है, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहता है। अब आते हैं हम पीएचडी के संदर्भ में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आप एमए कर रहे होते हैं तो एमए का पहला वर्ष जब आपका पूर्ण होता है तो आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। आप नेट की एग्जाम देने के अधिकारी बन जाते हैं, जहां आप पहली वर्ष की परीक्षा देते हैं वहीं। तो आप ये मान लीजिए कि आप एमए करते करते नेट की परीक्षा दे सकते हैं, और एमए करते करते जो लोग नेट की परीक्षा देते हैं उनके लिए ये कार्य आसान होता है बनस्पत जो बाद में इस परीक्षा को देने की कोशिश करते हैं उनके। क्योंकि बीए का अभ्यासक्रम आपने अभी पूर्ण किया होता है, और बीए और एमए का अभ्यासक्रम मिलके ही नेट की परीक्षा ली जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तो अगर आपने, जैसा कि मैंने कहा कि एक सप्ताह की 52 पुस्तकें, एक सप्ताह की एक पुस्तक यानी एक वर्ष की 52 पुस्तकें अगर आपने पढ़ी होंगी ना, तो कोई आपको नेट की परीक्षा क्लियर करने से रोक नहीं सकता। यह आप निश्चित समझ लीजिए। एक बात तो ये हुई, अगर आप नेट की परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तो एमए करने के बाद आपके 55% होने चाहिए, मिनिमम 55%। आप इस पे बिल्कुल ध्यान न दें कि एमए में आपके परसेंटेज कहीं फर्स्ट क्लास से कम तो नहीं हो गए हैं। अरे भैया, कम होंगे ना तो सिर्फ आपके 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कम होंगे, लेकिन अगर आपके पास विद्वता नहीं होगी तो इंटरव्यू में आप परास्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा है, जीपीएससी फर्स्ट क्लास क्लियर करेंगे, यूपीएससी फर्स्ट क्लास क्लियर करेंगे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे जाकर के और उनकी सारी हिम्मत छूट जाती है, वो सफलता प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। कई कई इंटरव्यू में वो फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि ये अध्ययन उनके पास नहीं होता है। ये बड़ा आवश्यक है। इसमें मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने संस्कृत के विद्यार्थियों से सिर्फ संस्कृत की पुस्तकें पढ़िए। आपको जो जहां से मिले एक पुस्तक पूर्ण करनी है सप्ताह भर के अंदर, ये बड़ा जरूरी है। चलिए, आप नेट की परीक्षा अगर क्लियर कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में से जहां संस्कृत विषय है, वहां जब भी पीएचडी की जगह निकलती है आप वहां अप्लाई करने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा टेस्ट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्लेट बोलते हैं जिसको। अगर आपने नेट नहीं क्लियर किया है तो एमए करने के बाद आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, यानी स्लेट की एग्जाम दे सकते हैं। आप जिस राज्य की स्लेट की एग्जाम क्लियर करेंगे, आप उस राज्य की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के अधिकारी हो जाएंगे। ये दूसरी परीक्षा हुई। नेट पूरे भारतवर्ष की किसी भी यूनिवर्सिटी में से आप पीएचडी कर सकते हैं जो यूजीसी एफिलिएटेड है। स्लेट पूरे राज्य की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं जो उस स्टेट से एफिलिएटेड है। इसके बाद आता है पैट नाम का टेस्ट, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लोग देते हैं वो जिस यूनिवर्सिटी का देंगे सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के एलिजिबल बनते हैं, यानी उसी यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि नेट ही देनी चाहिए, लेकिन नेट को लोग कठिन मानते हैं। तो भैया चलो स्लेट दे लो, तो कम से कम पूरे राज्य के आप अधिकारी हो जाओगे। नहीं तो फिर आपको पैट तो देनी है, और पैट देनी है तो जितनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग पैट की एग्जाम देनी होती है। नेट दी तो पूरे भारतवर्ष की यूनिवर्सिटी के लिए वो एलिजिबल हो गए यहाँ। तो ये 3 परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा जब आप पास करके आप एलिजिबल बन जाते हैं। अगर आपने पैट किया है तो आपको पता ही होगा कि उस यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट कब आई है, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है तो आपको विविध विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट हैं उनको खोल करके देखते रहना चाहिए। तो उनमें जो एडमिशन का कॉलम होता है उस एडमिशन के कॉलम में जा करके
पीएचडी के एडमिशन की कब प्रारंभ हो रहा है, कब उसकी शुरुआत हो रही है, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ढूंढना कठिन कार्य नहीं है। आप www. करके जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे लगभग वो यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाती है, क्योंकि आगे पीछे जो कुछ होता है वो तो फिर गूगल आपको सर्च करके दे दिया करता है। तो आप जहाँ से पीएचडी करना चाहते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश से पीएचडी कर रहे हैं, आगरा विश्वविद्यालय है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वो आपकी संस्कृत की पीएचडी भी हिंदी में लिखवाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे गुजरात में आएंगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी में आपको संस्कृत की पीएचडी संस्कृत में ही थीसिस लिखनी होती है। तो ये आप अपने क्राइटेरिया देख लें और उस हिसाब से आप ये निश्चय करें कि आपको कहाँ से पीएचडी करना है, और जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ उस यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे से प्रोफेसर के बारे में थोड़ा जान लें कि जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं या जिनके साथ आपके गुण धर्म मिलते हों। आपका जो प्रिय विषय हो, ऐसा कोई प्रिय विषय उनका भी हो, उनका कोई लेख आपने पढ़ा हो, उनका कोई व्याख्यान आपने सुना हो जिससे आप प्रभावित हुए हों, तो ऐसे किसी प्रोफेसर के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको काम करने में आनंद आएगा। यही इसकी एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। बाकी टॉपिक कैसे डिसाइड करना, उसमें किस प्रकार से सिनॉप्सिस तैयार करना, वो एक अलग विषय है। इसके संदर्भ में कुछ वीडियो हमने डाले हुए हैं। जो पीएचडी करना चाहते हैं संभवतः उनको मेरे इस वीडियो से थोड़ी मदद अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर